वेलकम गाइस। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। कैसे हैं आप लोग? ओके, सो ऑल राइट। यहाँ पर क्या है बेसिकली, अगर आप देखो तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर इंटरनल सिक्योरिटी मॉड्यूल। और इंटरनल सिक्योरिटी मॉड्यूल में हम लोग नक्सलिज्म पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसको हम लोग आज पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सो जरा देखते हैं कि क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन हेयर। नक्सलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपसे क्वेश्चन देर सवेर आते रहता है। एक और चीज बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम दोगे, सीएपीएफ का इंटरव्यू दोगे, और क्या क्या है, सीएपीएफ है, आईबी है, और कोई भी एग्जाम्स दोगे, ठीक है, समझ जाओ ना। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं जो सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, इसको अच्छे से करना, ठीक है। रॉ का होता है, रॉ आई थिंक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से लेती है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का एग्जाम अलग से होता है, और वहां से दे रिक्रूट। ओके, वहां पर भी पूछेंगे जरूर। अगर कभी आपको मौका मिले, सौभाग्य प्राप्त हो आपको जाने का, तो वहां पर आप जा सकते। सो ये बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एवोल्यूशन, कॉजेज, क्या क्या उनकी आइडियोलॉजी रहती है, इम्पैक्ट क्या क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, व्हाट आर द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, रोल ऑफ टेक एंड इंटेलिजेंस, सोसाइटल एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्स। उसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, उसको आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू नक्सलिज्म। ओके, सो अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो इसकी कहानी कहां से स्टार्ट होती है, नक्सलिज्म की। नक्सलिज्म की कहानी डिपेंड करता है किससे पूछते हो। नक्सलिज्म की कहानी डिपेंड करता है आप किससे पूछते हो, वहां से स्टार्ट होती है। कोई बोलेगा कार्ल मार्क्स से स्टार्ट होती है, कोई बोलेगा 1917 रशियन रेवोल्यूशन से स्टार्ट होती है, कोई बोलेगा ओके 1920 AITUC जो बना था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ओके, वहां से स्टार्ट होती है। कोई बोलेगा 1947 से स्टार्ट होती है। एंड सम पीपल विल से कि जब जो आपका नक्सलबाड़ी मूवमेंट है इन द लेट 1950s, वहां से स्टार्ट होती है, लेट 1960s वहां से स्टार्ट होती है। तो इट डिपेंड्स, बिकॉज देखो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस जो है उसके वजह से ही, उसके वजह से ही नक्सलिज्म जो है इट हैज स्टार्टेड। तो नक्सलिज्म का जो रूट है इन इंडिया में, वो आप देख सकते हो, कास्ट, पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट। कास्ट, पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट जो हुए थे हमारे इंडिया में, देखे जैसे कि मुंडा रिवोल्ट हो गया, सांथाल रिवोल्ट हो गया, तेभागा रिवोल्ट हो गया, ओके, मोपल्ला अपराइजिंग जिसको, ओके, विच वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट अपराइजिंग, उसमें वो हो गया। ऑलराइट, बहुत सारे अपराइजिंग्स हुए थे इन द लास्ट 100 years ऑफ द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। इंडिया में hundreds of caste, peasant and tribal revolt had happened. So नक्सलिज्म जो है बेसिकली जो अपना आइडियोलॉजिकल रूट है, आइडियोलॉजिकल रूट को यहां ढूंढता है। ओके, और यहां पर क्या हुआ था कि इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है इट वाज बेसिकली गाइडेड, ओके, इट वाज बेसिकली गाइडेड बाय द यूएसएसआर। यूएसएसआर जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करता था, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था, और चाहता था ड्यूरिंग द 1940s की इंडिया में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो जाए। सो लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, लॉट ऑफ थिंग्स यूज्ड टू हैपन ऑन द कम्युनिस्ट फ्रंट। बहुत सारे लोग बहुत ही आर्डेंट कम्युनिस्ट थे, बिकॉज उस समय जो था कम्युनिज्म का बोलबाला था, बिकॉज सोवियत यूनियन इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था। एंड उतना लोगों को पता नहीं था व्हाट आर दी फैलेसीज ऑफ द सोवियत यूनियन। तो सबको लगता था कि अरे बड़ी अच्छी चीज है वर्कर्स के राइट्स। हाँ, उस समय ये नहीं पता था कि स्टालिन ने 50 मिलियन, 5 करोड़ लोग को मार दिया है अपनी गुलाग में भेज के। दिस वॉज नॉट देयर इन द पब्लिक डोमेन। उस समय लगता था इट्स एन उटोपियन लैंड। दिस सोवियत यूनियन इज एन उटोपियन लैंड जहां पर सब अच्छा अच्छा है जी, ओके, सब चंगा सी, वो वाला सिचुएशन है। तो यूएसएसआर से फंडिंग वगैरह मिलती थी, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, अ लॉट ऑफ कम्युनिस्ट फ्रॉम इंडिया दे यूज्ड टू गो टू मॉस्को, और मॉस्को में जाके वहां पर आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग लेके इंडिया वापस आते थे। ओके, सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनिशियली सब ठीक चल रहा था।
and the Communist Party, they actually contested the elections also. Communist Party जो है, basically they contested the elections on also. So in the 1952 election में खड़े भी हुए थे, good performance also. They also formed a government in Kerala in the late 1950s. Okay, so यहाँ पर जो है सब ठीक चल रहा था. But then what happened was कि इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट में एक स्प्लिट आ गया. एक होता है ना कि तुम्हारा खून मेरे से ज्यादा लाल कैसे, योर ब्लड इज रेडर देन माइन हाउ. एक दूसरे से पूछने लगे लोग कि तुम्हारा कम्युनिज्म मेरे कम्युनिज्म से लाल कैसे. ठीक है, ये वाला सिचुएशन जैसे नहीं होता तुम्हारी बुशर्ट मेरे बुशर्ट से सफेद कैसे, उसी तरीके से कम्युनिस्ट पूछने लगे तुम्हारा कम्युनिज्म मेरे कम्युनिज्म से लाल कैसे. ठीक है, ये चीज था. सो इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट में एक स्प्लिट आया और रैडिकल्स और मॉडरेट्स. ओके, रैडिकल्स और मॉडरेट्स जो है उसमें एक तरीके से स्प्लिट हो गया. रैडिकल जो है दे वांटेड अ ट्रू कम्युनिस्ट मूवमेंट, जहां पर वो चाहते थे कि यार हम दिल्ली को स्टॉर्म करें और हम एक पीपल्स कॉमन टर्न लाएं और हम एक इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाएं एंड दिल्ली से दिल्ली में एक पॉलिट ब्यूरो बैठे और हम इंडिया को एक सोशलिस्ट उटोपिया की तरफ बना के ले जाएं. और एक दूसरा कम्युनिस्ट जो था, कम्युनिस्ट फैक्शन था, इट सेड कि इंडिया ठीक है, हम जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहां से काम करेंगे. हम ये नहीं चाहते कि हम दिल्ली में स्टॉर्म करके और दिल्ली के पूरा रेडिकल चेंजेस ले आए और इंडिया को एक कम्युनिस्ट कंट्री बना दे. नहीं, हम क्या चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू दिल्ली में एक सरकार बनाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और उसके थ्रू हम काम करें और अपना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो हम अपने फिलॉसफी जो है उसको इंप्लीमेंट करें. ठीक है, सो ये फैक्शन, दो फैक्शन, एक मॉडरेट फैक्शन और एक जो है आपका रेडिकल फैक्शन, उसमें स्प्लिट हो गया. चाइनीज रेवोल्यूशन का, जहां पर माओ से तुंग या माओ जेडोंग या चेयरमैन माओ हु वन द चाइनीज सिविल वॉर, उसका इंपैक्ट भी काफी था. एंड दिस वाज ए रूरल पीजेंट विन, रूरल पीजेंट रिवोल्ट विच वन. मैंने बताया था, जल्दी से बताओ वीएस, वीएस या रंजन आप में से या साई बता सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सोवियत उसमें सोवियत कम्युनिस्ट में और चाइनीज कम्युनिस्ट में. हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में बताया था आपको. यस भाई, वह बताएं. सर जो रशियन वाले जो थे वो सब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को वो फोकस वो करना चाहते थे, और जो माओइस्ट जो थे चाइना वाले सब वो रूरल को सब वो फोकस करना चाह रहे थे. सर वो देहात वर्सेस वो इंडस्ट्री सिटीज का सर था वो लड़ाई. गुड, वेरी गुड. सो यूएसएसआर वाले कहते थे कि जो हमारा जो मूवमेंट है वो अर्बन इंडस्ट्रियलाइज्ड मिडिल क्लास वर्किंग क्लास वो आगे लेके जाएगा. सिटी बेस्ड सोवियट्स थे एंड द रूरल पीजेंट्स. ऑलराइट, रूरल पीजेंट्स जो थे वो माओ माओ का कहना था कि नहीं, आइडियोलॉजी जो है वो रूरल पीजेंट्स भी लेके आगे जा सकते हैं, बिकॉज हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ये पॉसिबल नहीं है. रशिया हैड ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड. रशिया जो है अपने लेवल पे जार के अंडर में एक लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, फैक्ट्री अर्बनाइजेशन हो चुका था, फैक्ट्रीज लग गई थी. उसके बाद सोवियत का जो फिलॉसफी है कि नहीं, जो नए नए इंडस्ट्रियल वर्कर हैं हु आर लिविंग इन द हॉरेंडस स्लम कंडीशंस, ओके, उनके थ्रू हम लेके जाएंगे अपना मूवमेंट. और एक माओ था जिसका कहना था कि भाई हर कंट्री, क्या तुम सोच रहे हो हर कंट्री थोड़ी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगी. वर्ल्ड में इतनी सारी 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं और उसमें मेजॉरिटी कंट्रीज आर एग्रेरियन बैकवर्ड इकोनॉमीज. तो वहां पर अगर आपको कम्युनिस्ट रिवोल्ट करना है तो हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड अर्बन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास. तो उस माओ का क्या कहना था कि भाई देहात के लोग, रूरल पेजेंट, दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम्युनिज्म. और यही चीज नक्सल्स भी बोलते हैं कि द ट्राइबल्स, the backward caste, the tribals, people from who are marginalized, they are able to understand communism. Okay, इसीलिए माओ का इंपैक्ट ज्यादा है. नाम क्या है नक्सल्स का, नक्सल्स को और क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? नक्सल्स को हम एक और बोलते हैं, कुछ वर्ड बोलते हैं, माओइस्ट बोलते हैं, माओइस्ट, माओइस्ट. माओ जेडोंग का माओइस्ट बोलते हैं. ठीक है दोस्त.
ओके, सो माओ जेडोंग जो है, ओके, माओ से तुंग या माओ जेडोंग जो है उसको बेसिकली उसको फॉलो करते हैं जो माओविस्ट हैं। तेलंगाना में एक पीजेंट रिवोल्ट हुआ था 46 से 51 के बीच में, और यहां पर बेसिकली हैदराबाद के जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट पीजेंट्स ने धावा बोला था, उनके अगेंस्ट एक अनरेस्ट था, एंगर था, एंड उसका सप्रेशन हुआ था। उस रिवोल्ट का उसको सप्रेस कर दिया गया था बहुत ब्रूटली, और उसका जो पेंट अप एंगर था, उसका जो गुस्सा था, वो निकला आपके माओइस्ट धीरे धीरे करके जो कम्युनिस्ट हैं। ऑलराइट, उनका क्या कहना था कि बेसिकली जो ये तेलंगाना का जो पीजेंट रिवोल्ट था उसमें जो सप्रेशन हुआ, दिस इज एक्चुअली शोड द ट्रू कलर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट शोड द ट्रू कलर्स ऑफ द गवर्नमेंट की ये जो नई सरकार आई है इंडिपेंडेंट इंडिया की, इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन दी मैटर्स ऑफ द पीजेंट्स एंड द पुअर्स। इसीलिए हमें क्या करना है, इसको डिस्प्लेस करना है। तो कम्युनिस्ट पार्टी में जो स्प्लिट है वो इन्हीं डिसीजंस की वजह से आता रहा। जितने भी अनरेस्ट होते रहे उसको जो इंडियन गवर्नमेंट है वो थोड़ा वो सप्रेस करती रही, उसको बेसिकली पैसिफाई करती रही। और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के, दे स्टार्टेड गेटिंग रेडिकलाइज्ड, और उनका कहना था कि नहीं, दिस सिस्टम हैज टू गो, ओके, दिस सिस्टम हैज टू गो। ठीक है। आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म और माओइज्म जो है, सबसे पहले मार्क्सिज्म लेनिनिज्म उससे इंस्पायर हुए थे। उसके बाद जब माओ जीत गया और माओ केम विथ हिज ओन ब्रांड ऑफ कम्युनिज्म, तो माओ से इंस्पायर्ड हुए थे ये जो आपके माओइस्ट थे। और जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो था, इनका क्या कहना था कि द गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट वेरी it's not very excited, it's not very serious about the land redistribution. Okay, it is not very serious about land redistribution. और ये क्या है कि बेसिकली दे आर कोटोइंग, दे आर बेसिकली वो बात मान रहे हैं, दे आर एक्सेप्टिंग द जमींदार फैक्ट्स एंड दे आर एक्सेप्टिंग द जमींदार आर्ग्यूमेंट। इस क्योंकि जो पेस था, द पेस ऑफ लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन वाज वेरी स्लो, एंड द कम्युनिस्ट जो थे हु वेर बेसिकली यंग पर्संस, और वो चाहते थे कि तुरंत हो जाए, जैसे ही इंडिपेंडेंस हो तुरंत 1 महीने 2 महीने के अंदर सारे लैंड को सीज करके और उसको लैंडलेस लेबर्स को और लैंडलेस पीजेंट्स को हम बांट दे। लेकिन जो उस समय की गवर्नमेंट थी नेहरू जी के अंडर, वो प्रॉपर अपना टाइम ले रही थी। इफ यू गाइज रिमेंबर द 9th शेड्यूल, द शंकरी प्रसाद केस, तो इस सब को लेके, ओके, इन सब को लेके वो अपना टाइम ले रही थी। ओके, सो जेनेसिस हम देख लेते हैं। तो 1967 में, इन 1967 देयर वाज एन नक्सलबारी अपराइजिंग। ओके, नक्सलबारी अपराइजिंग क्या हुआ था? सो बेसिकली बंगाल में देयर वेर अ ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज द जोटेदार्स, ऑलराइट, एंड दीज पीपल, ओके, दीज पीपल, वहां पर ना जमींदारी बहुत चलती थी, ठीक है, बंगाल में बहुत ज्यादा जमींदार होते थे, जमींदार जिनको बोला जाता था बंगाली में। सो वहां पर अगर आप देखोगे तो जमींदारी सिस्टम, अगर आप देखोगे तो 1793 में कॉर्नवालिस का जो जमींदारी सिस्टम था वो पहले बंगाली में आया था। सबसे पहले कॉर्नवालिस का जो जमींदारी सिस्टम था, इट केम इन बंगाल ओनली। और बंगाल, यस, वेरी सिमिलर एज जोटेदास। ओके, सो बेसिकली उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी फॉर द फैक्ट दैट कि लैंडलेस पीजेंट बहुत थे, लैंडलेस पीजेंट्री बंगाल में बहुत ज्यादा थी, और ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ दीज पीपल ऑफ द जमींदार्स was very high. Okay, erstwhile जमींदार, because जमींदारी was abolished, लेकिन जो जमींदार थे अपना लैंड जो है उसको जो उन्होंने कर लिया था, जो उसको रिटेन कर लिया था, उसके थ्रू दे वेर ऑपरेसिंग द लैंडलेस पीजेंट्स। उनको एविक्ट कर देते थे, उनको ऑपरेस करते थे, उनको ब्रेक नहीं देते थे ड्यूरिंग फैमिन, साइक्लोन्स। तो ये वाला इशू रहता था। 1967 में दिस मैनिफेस्टेड इन दी नक्सलबारी अपराइजिंग, एंड इसको किसने लीड किया था? दो बंदे थे बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना नाम, चारू मजूमदार और कानू सन्याल। चारू मजूमदार और कानू सन्याल, दे स्टार्टेड दिस नक्सलबारी अपराइजिंग। देन दिस इवेंट मार्क द बर्थ ऑफ द नक्सल मूवमेंट। एंड नक्सल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द विलेज कॉल्ड नक्सलबारी। ओके, नक्सलबारी
ऑलराइट, नक्सलबारी जो है उसको नक्सलबारी करके एक विलेज है, वहीं से नक्सल मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था। देन एक सीपीआई एमएल, दैट इज, वन सेकेंड, सीपीआई एमएल करके एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इट ब्रोक अवे फ्रॉम सीपीआई एम एक्चुअली, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, और सीपीआई एमएल जो है माले बोलते हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले, माले का मतलब क्या है, एमएल मींस मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ओके, अभी भी आप जाओगे, आई स्टिल रिमेंबर वॉचिंग अ सीपीआई एमएल रैली, तो बड़ा ही उनका यूनिक रैली होता है, मशाल लेके जाते हैं, टॉर्चेस, वो फ्लेम टॉर्चेस नहीं होता, वो मशाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, they use that in their rallies, and it's a very radical kind of rally. If you have ever visited or seen a CPI ML rally, okay, generally in Bihar there is हर साल हर इलेक्शन में एक दो एमएलए इनका आ जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली सीपीआई एमएल में चारू मजूमदार जो है, उनका जो रोल है एज अ लीडर एंड आइडियोलॉग जो है वो काफी बड़ा था, और ब्रेकअवे, ऑलराइट, ब्रेकअवे जो है, सीपीआई जो सीपीआई एम से जो ब्रेकअप हुआ, उसमें चारू मजूमदार का बड़ा रोल था, ठीक है। इनका इनिशियल एक्टिविटीज क्या था, तो थोड़ा वायलेंट थे स्टार्टिंग से, दीज पीपल वेयर वायलेंट। तो ये जमींदार जो थे बंगाल के, उनके अगेंस्ट लैंड सीजर्स, और उनको अटैक करते थे, किलिंग होती थी, ऑलराइट। जैसे कोई जमींदार है, वो अपना मस्त हुक्का पी रहा है, अपना मालिश करवा रहा है, और उसी को जाके ठोक दिया, ओके, बैठे बैठे मर जाता था, या उसके बॉम्ब्स बहुत फेंका करते थे, जोमींदार्स जिनको बोलते थे। तो जोमींदार्स और जोटेदार्स, उन दोनों में फाइट होती थी, तो बॉम्ब्स बनते थे उस समय, एंड बॉम्ब्स जो होते थे, उसको बेसिकली दे यूज टू थ्रो। जैसे जमींदार है, वो अपना सुबह में मसाज करा रहा है, मालिश करा रहा है, या इस टाइप से बैठा हुआ है, तो उसके आंगन में बॉम्ब फेंक के भाग जाते थे, एंड द एंटायर फैमिली यूज टू बी किल्ड। ओके, ऐसा भी हुआ था, ठीक है। नहीं, इट वाज मोर इंटेंस, 90s बिहार वाज मोर अबाउट टारगेटेड किलिंग एंड टेररिज्म टाइप का था, लेकिन द 70s बंगाल वाज अनदर बीस्ट। 60s एंड द 70s बंगाल जो था वो बॉम्बिंग, अभी जैसे बॉम्ब्स बनते हैं ना बंगाल में इलेक्शंस में, उसी तरीके से उस समय भी बॉम्ब्स वगैरह काफी ज्यादा होते थे। अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, गवर्नमेंट ने ऑपरेशन स्टीपल चेज स्टार्ट किया, which led to mass arrests and suppression of the movement। इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ऑफ कोर्स, इंदिरा गांधी जो है, ऑफ कोर्स शी वाज बेसिकली वेरी अथॉरिटेरियन, और काफी हार्ड स्टांस लेती थी इन मामलों में, सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज उनको नहीं पसंद था। तो ऑब्वियसली शी स्टार्टेड दिस ऑपरेशन स्टीपल चेज, और स्टीपल चेज में काफी सारे लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट किया, और द मूवमेंट वाज सप्रेस्ड। आफ्टर Majumdar जो है, the group fragmented into various group, and they spread from Bengal, it spread to Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, as Maharashtra, and as down as Kerala। आपको पता है अभी रिसेंटली केरला में नक्सल्स का ट्रेनिंग कैंप पकड़ाया है। इसके इसमें आपको कुछ मिल रहा है, इसमें एक कोई लिंक मिल रहा है आपको, ये जो स्प्रेड हुआ मूवमेंट, इसमें कुछ लिंक मिला। लिंक क्या है फ्रेंड, दे दीज आर हेवी ट्राइबल एरियाज, एंड दीज आर हेविली फॉरेस्टेड एरिया। ओके, ठीक है। अब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो जो नक्सलबारी अपराइजिंग जो है, इट स्टार्टेड विथ अ लैंडलेस लेबर और ट्राइबल पीपल जो है, उनके जो हक की लड़ाई थी उससे स्टार्ट हुआ था, जो लैंड राइट्स थे। तो उसमें चारू मजूमदार, कानू सन्याल, दे टुक द पार्ट, दे बेसिकली सीपीआई एमएल जो है, उसके लीडरशिप में ये सब हुआ था। देन इन द अर्ली 1970s सप्रेशन हुआ था ऑपरेशन स्टीपल चेज में, फिर भी इट रीसरफेस्ड इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज। आंध्र प्रदेश, गढ़चिरौली का फॉरेस्ट सुना होगा, फ्रॉम पीपल हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र, उन्होंने गढ़चिरौली का फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा। वहां पर आपको देखने को मिला था, साउथ बिहार के फॉरेस्ट में, झारखंड के फॉरेस्ट में, पलामू इज अ प्लेस, ओके, वहां पर बहुत ज्यादा आपको मात्रा में मिलेंगे। छत्तीसगढ़, ओके, उस समय मध्य प्रदेश का पार्ट था छत्तीसगढ़, ओके, छत्तीसगढ़ वाले जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में आपको मिल जाएंगे।
and these people could be found as down as Kerala. केरल में भी आपको ये मिल जाएंगे. ओके, ओडिशा में भी हैं ये. देन स्टीपल चेज हुआ और उससे सप्रेशन हुआ. इंदिरा गांधी जो है शी बेसिकली सप्रेस दिस मूवमेंट. 1980s और 1990s में आफ्टर इमरजेंसी हैपेंड, इंदिरा गांधी वेंट अवे फॉर सम टाइम. नक्सल ग्रुप जो है दे रीग्रुप्ड, resurfaced and regrouped. Okay, and they started expanding their influence, particularly in the rural and tribal areas. And the key states that were affected were West Bengal, Andhra Pradesh. West Bengal was the place where it started. Bihar, Odisha. लेटर जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, आजाद नहीं मतलब निकला, एंड बिहार से झारखंड जब निकला, और महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली वगैरह में भी इट स्प्रेड. और यहाँ पर एक इनको एडवांटेज क्या था कि दीज वेयर आल्सो हेवीली फॉरेस्टेड एरिया, तो अपना रीग्रुपिंग आराम से कर सकते थे. रीग्रुपिंग आराम से कर सकते थे बिकॉज सीआरपीएफ और आपके जो स्टेट पुलिस वाले हैं वो जनरली वेंचर नहीं करते थे अंदर. एंड these people they used to spread their influence among the tribals. These people they basically used to spread their influence among the tribal people. और ट्राइबल पीपल क्या होता था, एक चीज बता दूं आपको, जब ट्राइबल पीपल जाते हैं अंदर तो उनका जो एक्सपर्टीज होता है, बिकॉज जेनरेशनल मेमोरी होता है ना, बाप दादा का मेमोरी ट्रांसफर होता है उनमें, तो उनको पता रहता है कौन से टर्न से कैसे फॉरेस्ट को में नापा जाता है. और उसी को एक्सप्लॉइट करके जो नक्सल आइडियोलॉग्स हैं, क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, आइडियोलॉग्स जो हैं उसी को, अरे यार क्या है, एक मिनट, जो आइडियोलॉग्स हैं उसी को एक्सप्लॉइट करके नक्सल जो ट्राइबल्स हैं हु फेल्ट कि यार मेरे को बिट्रियल हुआ है बाय द इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट मेरा ख्याल नहीं रख रही है. अब ट्राइबल्स के भी अलग इश्यूज थे, ट्राइबल्स के भी अलग इश्यूज थे, वो हम बात करते हैं. लेकिन यहां पर बेसिकली क्या हुआ, दैट दे स्टार्टेड अप्रोचिंग द ट्राइबल्स, उनको बोलने लगे कि यार तुम जो है बहुत सताए गए हो, लेट मी हेल्प यू. एंड द ट्राइबल्स दे बेसिकली टुक दीज आइडियोलॉग्स इनसाइड द फॉरेस्ट जहां पर उनको रहते थे, और उन फॉरेस्ट एरिया में जाना, एक्सेसिबिलिटी बहुत पुअर थी ऑफ द सीआरपीएफ, ऑफ द सीएपीएफ एंड ऑफ द स्टेट पुलिस. तो दे वेर इजीली रीग्रुपिंग. और जो सप्रेशन है, जो सिटीज और विलेजेस में सप्रेशन होता था बाय द गवर्नमेंट, उससे बच गए माओइस्ट, एंड दे स्टार्टेड रीग्रुपिंग इन दोस फॉरेस्ट एरियाज. अब 2004 में एक सीपीआई एम, दैट इज द सीपीआई माओइस्ट, was formed, and it was done after the mergers of a organization called People's War Group and the Maoist Communist Center of India, MCCI plus PWG. इसका अलायंस जो हुआ उससे आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट बना. ओके, and this led to a coordinated and unified Naxal movement across multiple states, जिसके थ्रू बिहार, साउथ बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गढ़चिरौली ऑफ एरिया ऑफ महाराष्ट्र, और साउथ में भी अप टिल केरल जितने भी माओइस्ट ग्रुप्स थे, दे यूनिफाइड एंड दे हैड नाउ अ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी. तो इसमें होता क्या था कि बिहार में अटैक करके दे यूज्ड टू गो टू झारखंड, और झारखंड में टीम तैयार रहती थी माओइस्ट की, और उनको बेसिकली छुपा लेती थी. झारखंड में अटैक करके ओडिशा भाग जाते थे, ओडिशा में अटैक करके बंगाल भाग जाते थे. ये चीज होती थी. गुजरात में क्यों नहीं, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. गुजरात में एक चीज है कि आई थिंक देयर इज नो लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन, और जो गुजरात का ट्राइबल पॉपुलेशन है इट इज वेरी स्कैटर्ड, प्लस थोड़ा सा वेल ऑफ है. थोड़ा सा गुजरात का जो पॉपुलेशन है वो वेल ऑफ है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं था. बिकॉज छत्तीसगढ़ ट्राइबल्स दे वेर लिविंग इन एब्जेक्ट पोवर्टी, abject poverty. Odisha tribals, they were living in abject poverty. And basically Andhra tribals, the tribals of Bihar, the tribals of Bengal, the tribals of Jharkhand, abject poverty, exploited, absolutely exploited by the state machinery and by the the peasants. Peasants का मतलब क्या है, जो non tribals हैं.
उनसे सताए गए थे, तो इसीलिए बेसिकली नक्सल नक्सल का जो वायरस है, नक्सलिज्म का जो वायरस है, वो जल्दी फैल गया इन स्टेट्स में। ऑल राइट, सो देर इज समथिंग नोन एज द रेड कॉरिडोर, और ये जो रेड कॉरिडोर है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेपाल, तेराई रीजन ऑफ नेपाल, वहां से स्टार्ट होता है और नॉर्दर्न तेलंगाना तक स्ट्रेच होता है, आज के डेट में केरल तक चला गया है, बिकॉज रिसेंटली केरला में भी कैंप्स आपको मिले थे। एंड उसके साथ, ऑल राइट, उसके साथ देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, देर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद दैट। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ऑल राइट, कॉजेज बताता हूँ, क्या क्या कॉजेज है। सबसे पहले तो पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज द नंबर वन कॉज, दिस इज दी नंबर वन कॉज। उसके साथ ट्राइबल्स के भी कुछ इश्यूज हैं माय फ्रेंड, ट्राइबल स्पेसिफिक इशू। ये आई थिंक जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़े उनको पता होगा। ट्राइबल स्पेसिफिक इश्यूज क्या है, जल्दी से बताना स्टार्ट करो। लैंड एलियनेशन, लैंड एलियनेशन का मतलब क्या है, आपका लैंड ले लिया। लैंड एलियनेशन में होता क्या है, बेसिकली ट्राइबल्स पढ़े लिखे होते नहीं है, एंड दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद दी डॉक्यूमेंट्री दैट हैपेंस, डॉक्यूमेंटेशन दैट हैपेंस। ऑलराइट, तो डॉक्यूमेंटेशन उनको आता नहीं है, तो उनका लैंड जो है उसको ले लिया जाता है बाय दी पीपल हु आर वेल ऑफ, और उनको ठग के, उनको कम पैसे दे के, जो लैंड 1 करोड़ का है उसको 10,000 रुपए में खरीद के, उनको बोल के कि यहां पर तुम अपना अंगूठा लगा लो। ऑलराइट, बेसिकली लैंड एलियनेशन ये है। दूसरा है इनडेप्टेडनेस। इनडेप्टेडनेस होता क्या है, बेसिकली इनको मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स जो हैं वो ट्राइबल एरियाज में जाके एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर ट्राइबल्स को, बिकॉज ट्राइबल्स जो हैं दे डू नॉट हैव द कंसेप्ट ऑफ मनी। ट्राइबल पॉपुलेशन अब तो है, अब तो नाउ दे आर इंटीग्रेटेड इन द मेन स्ट्रीम, बट एक समय पे इन द 50s एंड द 60s the tribals, okay, they were cut off from the world and they were living a very very sweet life, they were living a very innocent life and they had no concept of money। और इंडेप्टेडनेस क्या होता है, बेसिकली वहां पर जाके मनी लेंडर्स थोड़े से पैसे को 150% इंटरेस्ट पर मंथ, 200% इंटरेस्ट पर मंथ, और उनसे अंगूठा लगवा के, और उनको बोलते ये लो पैसा, जानते हो इससे तुम कितना सारा पार्टी कर सकते हो, कितना सारा फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड सिंस आपको जब कंसेप्ट ऑफ मनी नहीं रहेगा, यू विल फॉल प्रे, ओके, यू आर गोइंग टू फॉल प्रे टू दीज काइंड ऑफ टैक्टिक्स। तो उसके वजह से बहुत सारे ट्राइबल्स का लैंड छीन लिया गया था बाय द मनी लेंडर्स, सिंस दे कुड नॉट पे बैक द एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम है, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। उसके बाद इम्पोवरिश्ड ट्राइबल्स, ऑलवेज जब ट्राइबल्स मेन स्ट्रीम में आए, देखो ट्राइबल कभी कभी भी ट्राइबल ना ये गरीब नहीं था, द ट्राइबल वाज ऑलवेज अमीर बिकॉज द ट्राइबल हैड नेचुरल रिसोर्सेस। लेकिन जब स्टेट सिविलाइजेशन चला गया ट्राइबल के एरिया में, द ट्राइबल फाउंड हिमसेल्फ, द ट्राइबल फाउंड हिमसेल्फ एज अ गरीब फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ट्राइबल्स में अमीर और गरीब का कंसेप्ट होता ही नहीं है। दिस इज अ सिविलाइजेशनल पीजेंट कंसेप्ट। अमीर और गरीब का जो कंसेप्ट होता है वो हमारा पीजेंट्स का कंसेप्ट होता है, ट्राइबल्स में होता नहीं है। सो द ट्राइबल व्हेन द स्टेट, ऑलराइट, व्हेन द स्टेट जो है वो चला गया इनके इनके एरिया में, सो इट स्टार्टेड, ओके, इट स्टार्टेड द हायरार्की सिस्टम, इट स्टार्टेड द द एक्सप्लॉयटेशन। और उसके वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी जनरेशन the tribals found themselves for the first time, okay, since their existence, to be poor। और उसके चलते रिजेंटमेंट स्टार्टेड टू डेवलप। ओके, एक मूवी है न्यूटन, आपने देखी होगी, तो उसमें एक ट्राइबल रहता है। न्यूटन में क्या रहता है, बेसिकली ट्राइबल रहता है, बहुत आइसोलेटेड एरिया में रहता है। तो वहां पर क्या होता है कि एक उसको उसके बच्चे होते हैं और बीवी होती है, एंड बहुत अच्छा लाइफ अपना हंस खेल रहा है। तभी नक्सल्स आ जाते हैं, और नक्सल्स क्या करते हैं, नक्सल्स बेसिकली उसकी पिटाई कर देते हैं, बिकॉज उसके घर पे इंडिया का फ्लैग रहता है। और इंडिया का फ्लैग किसने लगाया है, इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने लगाया है। तो उसकी पिटाई करके कम्युनिस्ट पार्टी का फ्लैग लगा देते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो फिर उधर से गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और फिर वो बोलता है कि तू ये कहां से तूने लगाया है। एंड देन उसको बेसिकली वो कम्युनिस्ट पार्टी का फ्लैग लगा हटा के वापस से इंडिया का फ्लैग लगा के फिर पिटाई कर देते हैं, और उसको बोलते हैं भारत माता तेरी माँ है।
फिर माँ बहन की गाली दे देते हैं, भारत माता तेरी माँ है, ओके, एमसीबीसी ऐसे बोल देते हैं उसको। सो आप वो दिखाता है, वो जो सीन है, इट शोज द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ द ट्राइबल पीपल। दिखाता है कि यार दोनों तरफ से पिसा हुआ है, तो उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगर जाके, बिकॉज एक इनोसेंट लाइफ जीता है, एक सिंपल लाइफ जीता है, और उसको नहीं पता है कि क्या आइडियोलॉजी है, क्या कुछ है, उसको जाके बोला जाता है आइदर यू कम विथ अस, यू ज्वाइन द नक्सल मूवमेंट, और यू आर गोइंग टू गेट किल्ड, और द गवर्नमेंट पीपल दे गो एंड से कि अगर तुमने नक्सल ज्वाइन कर लिया तो जान मार देंगे। तो अब वो फंस जाता है। तो टोटली फाइनल क्या करता है वो, फाइनली क्या करता है वो, नक्सल मूवमेंट ज्वाइन कर लेता है। ओके, कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसके जेन्युइन कंसर्न होते हैं, उसका लैंड ले लिया गया, उसके पेरेंट्स को प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिला, एंड हिज पेरेंट्स, समवन पेरेंट्स डाइड इन हिज आर्म्स और इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, बिकॉज उसको प्रॉपर चीजें नहीं मिली। ओके, उसका लैंड ले लिया गया। अब यहां पर देखो, लैंड ले लिया गया तो नक्सलिज्म से क्या मतलब, लैंड ले लिया गया तो ठीक है, देयर इज अ मूवमेंट जो हेल्प करेगा, लेकिन एक चीज होती है नक्सलिज्म में, वो होता है कैंगरू कोर्ट्स। कैंगरू कोर्ट समझते हो? व्हाट इज कैंगरू कोर्ट्स? कैंगरू कोर्ट मतलब होता है, ओके, कैंगरू कोर्ट होता है मतलब क्या होता है कि तुरंत जस्टिस। तो उसमें नक्सल्स क्या करते हैं बेसिकली, अपना ऑल्टरनेट पैरेलल कोर्ट, ओके, ऑल्टरनेट पैरेलल कोर्ट अपना बैठाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, जैसे किसी मनी लेंडर ने किसी ट्राइबल का जमीन हड़प लिया, तो मनी लेंडर को एबडक्ट करके, किडनैप करके, और उसको कैंगरू कोर्ट में ले जाते हैं और तुरंत जस्टिस देते हैं, बिकॉज इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस जस्टिस इज वेरी डिलेड। हमारा 4 करोड़ पेंडिंग केस है इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो बहुत धीरे धीरे चलता है, एंड द ट्राइबल डजंट नो हाउ टू फाइट द केसेस इन कोर्ट, और उसके पास पैसे नहीं होते हैं लॉयर हायर करने के, तो वो कहाँ जाता है, ऑल्टरनेट जस्टिस के लिए कैंगरू कोर्ट्स में जाता है, नक्सल कमांडर को बोलता है, और नक्सल कमांडर को बोलता है तो नक्सल कमांडर उसको खुश करने के लिए एबडक्ट करा लेता है मनी लेंडर को, या जिसने उसका जमीन या उसका रिसोर्सेज हड़पा है, और उसको फिर उसके सामने या तो वापस करवा देता है जमीन, या अगर थोड़ा एक्सट्रीम हो तो उसको गोली मार देता है, और गोली मार के ही पुट्स एन इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ ट्राइबल, यार सर तो बड़े अच्छे हैं, ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, इसने मेरी जमीन दिलवा दी, या इसने जो जिसने मुझे ऑप्रेस किया था उसको उसके थ्रू उसको पनिशमेंट दे दी तुरंत, मैं कहाँ कोर्ट के चक्कर काटूंगा, ये करूंगा, ये अच्छे लोग हैं। तो उसी से क्या होता है, एक तरीके का इमेज बन जाता है, एंड दीज पीपल दे गो एंड ज्वाइन द नक्सल मूवमेंट। ओके, फिर बहुत ज्यादा ब्रेन वॉशिंग भी होती है, आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग ऑल्सो हैपेंस। एंड वो क्या करते हैं, आइडियोलॉग्स जो हैं वो जाते हैं, आइडियोलॉग्स जाते हैं और जाके ब्रेन वॉशिंग करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ नक्सल मूवमेंट तो ऐसे रहता है, ऑलराइट, बेसिकली ये सबसे ऊपर में देयर इज अ पॉलिट ब्यूरो। वो 2 टाइप का आपका पॉलिट ब्यूरो कंट्रोल करता है, उसके नीचे में आइडियोलॉग्स रहते हैं, जो आपके वो नहीं होता, अरे राइट टू सडिशन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो वाले नहीं है, कॉमीज ऑफ जेएनयू। सो ये आपके आइडियोलॉग्स हैं, ओके, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली अर्बन नक्सल्स। ये वर्ड यूज मत करना, बिकॉज हो सकता है कि तुम्हारा पेपर भी कोई अर्बन नक्सल चेक कर रहा हो। ओके, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, बिकॉज जनरली जो इवेल्युएटर्स हैं, ऑल राइट, इवेल्युएटर्स जो हैं वो बेसिकली दे आर ड्रॉन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, और आपको पता नहीं रहता है, अच्छे मैक्सिमम लोग अच्छे होते हैं, फेयर होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन आपको कोई लाल सलाम भी मिल जाएगा इसमें, कॉमरेड भी मिल जाएगा। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए व्हाट आई एम टेलिंग, कि आइडियोलॉग्स होते हैं, ओके, और दूसरे होते हैं कमांडर्स। और कमांडर्स जो हैं वो फाइट करते हैं विद द सीआरपीएफ एंड द स्टेट पुलिस, उसके साथ फाइट करते हैं विद द सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ओके, स्टेट सीआईडी। और आइडियोलॉग्स जो है उनका काम क्या होता है, आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन करना, और आइडियोलॉजी जो है वो वाला पार्ट देखना कि आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग जो है वो चल रही है। उसके बाद वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं इन द अर्बन एरियाज।
ओके, तो जैसे कॉलेज वगैरह में गया था मैं, तो वहां पर भी बहुत सारे सेल्स एक्टिव थे। तो उसमें होता क्या है, दे बेसिकली दे बीफ्रेंड यू, आपको बीफ्रेंड करते हैं, और आपको बिफ्रेंड करके बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पार्टी रख रहे हैं, थोड़ी छोटी सी पार्टी है, आप आना। ओके, आप फिर जाते हो उस पार्टी में, और फिर वहां पर यू सी दोस पीपल स्मोकिंग वीड, एंड दे आर स्मोकिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल, और फिर बातें करते हैं, एंड एवरीबडी इज वेयरिंग अ चे गुआरा टी शर्ट, और फिर वो बोलते हैं कि ऑपरेसिव स्टेट है, फासिस्ट ये है वो है, ये बोलते हैं, एंड देन उसका रिक्रूटमेंट होता है। तो ये अर्बन एरियाज में ऑपरेट करेंगे आइडियोलॉग्स, और कमांडर्स जो हैं उसमें भी हायरार्की होती है। ओके, देयर इज अ सेक्टर कमांडर, देयर इज एन एरिया कमांडर, ओके, देन देयर इज अ ओके प्लेटून लेवल पे जो 10-12 का फोर्सेस होता है उसको जो कमांड करता है वो कमांडर होता है, और फिर आगे जाता है। ओके, आगे जाता है, ऐसे चलते 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 आपका फुट सोल्जर्स भी होता है, एंड दीज पीपल आर अप अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओके, इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है टू द स्टेट पुलिस एंड द सीआरपीएफ, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पे, पिन पॉइंट इनपुट पे, स्टेट पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो एक्ट करती है। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, व्हाट आर मोर और कॉजेस क्या हो सकते हैं। सो इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन कुड बी वन ऑफ द कॉजेस। ओके, वन ऑफ द कॉजेस, उसमें सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो सकती है। आप देखते हो कि सामने वाला एंजॉय कर रहा है। एग्जांपल मैंने दिया था एंथ्रोपोलॉजी में, दबा के मैंने पढ़ाया इस टॉपिक को, आई थिंक वीएस और रंजन को पता होगा। सो उसमें क्या है, बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि आप जगह अगर जाओगे रांची में, झारखंड में, तो वहां पर जितने भी अमीर हैं, दोज पीपल मेजोरिटी 99%, 99% आर आउटसाइडर्स। और जितने भी ट्राइबल्स हैं, लोकल ट्राइबल्स हैं, दे आर वर्किंग एज डोमेस्टिक हेल्प इन दी हाउसेज ऑफ दीज आउटसाइडर्स। और आउटसाइडर्स के तरफ एक रिजेंटमेंट हो जाता है कि यार ये मेरी जमीन थी, ये मेरे पूर्वज की जमीन थी, और यहां पर ये माला माल हो रहा है कोल बेच के, जिंक बेच के, कॉपर बेच के, आयरन बेच के, एल्यूमिनियम बेच के, और मैं जो है, ऑलराइट, मैं जो है यहाँ पर इसके घर पे, अपने ही जमीन पे, इसके घर पे कूड़ा चुन रहा हूं, और इसके घर पे मैं इसका बच्चे का ध्यान रख रहा हूं। तो एक रिजेंटमेंट होता है। आई एम सेइंग कि रांची में अगर आप चले जाओ, या किसी भी ट्राइबल एरिया, छत्तीसगढ़ में चले जाओ या उड़ीसा में चले जाओ, तो ट्राइबल एरियाज में वेल्दी पॉपुलेशन इज नॉन ट्राइबल, आउटसाइडर्स। तो एक रिजेंटमेंट होता है कि यार मैं, मेरी जमीन पे इसने कब्जा कर रखा है, और इस बंदे ने मेरी जमीन से पैसा कमा के, और ये मेरे को ऑपरेस कर रहा है। सो इस टाइप की जो चीज है, इस टाइप की जो चीज है, basically this leads, all right, to people taking the extreme step of joining Naxalism. Okay, then landlessness and agrarian distress, that is also one of the legitimate causes. तो बहुत सारे नक्सल कैडर और सपोर्टर्स जो हैं, दे कम फ्रॉम द लैंडलेस हाउस होल्ड्स। कहां से आते हैं दोस्त? लैंडलेस हाउस होल्ड से आते हैं, एंड दे बेसिकली दे हैव अनरिजॉल्व्ड अग्रेरियन इशू, जिसके वजह से डिससेटिस्फैक्शन होता है। हो सकता है कि उनको प्रॉपर जो उनका मुआवजा होता है, सपोज उनका जो फार्मलैंड है उस पर फ्लड आ गया, एंड दे आर नॉट गिवन द प्रॉपर ड्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। देन पॉलिटिकल फैक्टर्स होता है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, पीपल फील उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, उनके इश्यूज को ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट नहीं लेके जाया जा रहा है। ऑलराइट, और नक्सल ग्रुप्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिव का काम करते हैं। मैंने आपको कैंगरू कोर्ट का एग्जांपल दिया था, जस्ट रिमेंबर गाइस, मैंने आपको कैंगरू कोर्ट्स का एग्जांपल दिया था। कैंगरू कोर्ट्स जो है, ऑलराइट, वो बेसिकली ये काम करता है कि तुरंत जस्टिस, पैरेलल गवर्नेंस देता है, तुरंत जस्टिस दे देता है, सामने से बोलो। लेकिन इसका एक वो भी रहता है दोस्त, दिस इज जस्ट टू ब्रेन वॉश यू। ट्राइबल्स इनोसेंट होते हैं, दिस इज एन एस्टैब्लिश फैक्ट, और हमें पता रहता है कि ये जो कैंगरू कोर्ट्स लगते हैं ना, दिस इज अ रिक्रूटमेंट सेंटर, दिस इज नॉट टू डिस्पेंस जस्टिस। क्योंकि सबसे ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट, सबसे ज्यादा हायरार्की, सबसे ज्यादा ये सारी चीजें ना नक्सल कैडर्स में होती हैं दोस्त। आपको पता है नक्सल कैडर्स में भी बहुत ज्यादा हायरार्की है।
वहां पर भी एरिया कमांडर, सेक्टर कमांडर का जो जूता है वो कोई रिक्रूट साफ कर रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए होती है कि देखो मैंने तुम्हें 2 मिनट में इस इंजीनियर को मार के, भाई इंजीनियर को वो ऐसे ही मार देता, मनी लेंडर को तो वो ऐसे ही मजा मजा में मार देता, वो तुम्हें दिखा के इसलिए मार रहा है ताकि तुमको रिक्रूट कर ले। सो दीज थिंग्स आर नॉट प्रिवी टू द ट्राइबल्स हु आर वेरी इनोसेंट। उनको लगता है यार ये सेक्टर कमांडर, ये कंपनी कमांडर, ये एरिया कमांडर कितने अच्छे हैं साहब, अब इनके इनके पीछे ही मैं चलूंगा। ओके, then failure of democratic institution, that is also one of the issues, that is also one of the absolute issues कि वहां तक अभी पता है क्या हुआ था, एक एग्जांपल देता हूं फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का। छत्तीसगढ़ में, ओके, छत्तीसगढ़ में व्हाट हैपेंड बेसिकली वाज कि एक इनपुट मिला, इंटेलिजेंस का इनपुट मिला, और वो ना सैटेलाइट से कंफर्म किया गया, सैटेलाइट से कंफर्म किया गया, तो पता है वहां पर ना 5,000 लोग मिले, 5,000 लोग, एंड द पीपल दे वेयर एक्सटैटिक कि यार ये 5,000 नक्सल्स मिल गए और सैटेलाइट से कंफर्म्ड है, सैटेलाइट से कंफर्म है, और ये इनपुट मिला है कि यहाँ पर थोड़ी हलचल हुई है। एंड 5,000 पीपल एंड द इंटायर स्टेट मशीनरी वाज एक्सटैटिक। तो पता है टोटल 10,000 ट्रूप्स को भेजा गया इस छत्तीसगढ़ के एरिया में, और उसको घेर लिया गया, उस पूरे एरिया को घेर लिया गया। टैंक्स थे, उन टैंक्स नहीं थे, वो क्या होता है एपीसी, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो है उसके साथ चले गए थे, हेवी हेवी गन्स के साथ चले गए थे, एमएमजी, एलएमजी, एचएमजी के साथ चले गए थे कि 5,000। ऑलराइट, अब सुनो, पूरी बात तो सुन लो भाई। ये पता है क्या था? ये विलेज था दोस्त, विलेज था विच वॉज नॉट डिस्कवर्ड सिंस द ब्रिटिश टाइम्स। दिस वॉज अ विलेज which was not discovered since the British times. These people had the last contact with the outside world in the 18th century, जब ब्रिटिश, सॉरी 19th century, जब ब्रिटिश आए थे। This is the failure of our democratic institution, that literally an entire village of about 5,000 people basically went undetected, वेंट अनडिटेक्टेड। भाई 10,000 ट्रूप्स ने उनको घेर लिया, और जब गए अंदर तो देख रहे हैं नॉर्मल लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, नॉर्मल ट्राइबल्स हैं। एंड दे सेड, उनसे पूछताछ की गई तो उनसे पता चला कि बेसिकली कोई ब्रिटिश जमाने में कोई दूसरा आया था। एंड दिस इज द फेलियर ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अब बताओ उन पे एयर स्ट्राइक कर देते तो क्या होता? ओके, एयर स्ट्राइक कर देते तो इट वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट ट्रेवेस्टी ऑफ इनजस्टिस, sorry, greatest travesty of justice that could have happened. Okay, yes, there is also a Pathalgadi movement. Pathalgadi movement is basically against the land alienation. Okay, it is basically against the land alienation, and this is the failure of democratic। आज के डेट में मैं बताता हूँ आपको, छत्तीसगढ़ में ब्यूटीफुल गवर्नेंस है। आईएएस बनना है ना तो छत्तीसगढ़ इज अ ब्यूटीफुल कैडर। वाई? बिकॉज वहां पर काम जो है वो ब्रेक नेक स्पीड पे हो रहा है, इतना स्कोप है, इतना पैसा आता है काम करने के लिए। लेकिन लेकिन उसमें एक चीज है, दैट ये चीज हमें देर से समझ आई। आज के डेट में आपको बस्तर में बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट स्कूल्स, मॉडल स्कूल्स मिल जाएंगे, वहां पर आपको हर चीज बेस्ट मिलेगी। लेकिन एक समय पे वहां पर गवर्नमेंट जाती ही नहीं थी, सिर्फ टैक्स वैक्स कलेक्ट करने जाती थी, बाकी हटाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, दैट विलेज वाज, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस का वो था फ्रंट पेज, बॉटम में मैंने पढ़ा था, आई थिंक 2019-20 का था ये। इट वाज इन छत्तीसगढ़। मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको आई विल सेंड द क्लिपिंग। ओके, ठीक है, आई विल सेंड द क्लिपिंग ऑन द ग्रुप, तो उस पर आप पढ़ लेना। सी, यू नो, दिस इज द थिंग, राइट, दिस इज द थिंग, दैट दिस इज द फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक। हमें लेट से समझ आया कि हमें जो है ट्राइबल्स को कुछ नहीं चाहिए। ट्राइबल्स को क्या चाहिए? ट्राइबल्स को सिर्फ चाहिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा रिफॉर्म्स, थोड़ा सा प्रोटेक्शन, थोड़ा सा गाइडेंस, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, वो हमें अब समझ आया है। तो नक्सलिज्म इज ऑन द वेन। नक्सलिज्म क्या है? इज ऑन द वेन। अब खत्म हो रहा है नक्सलिज्म बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड कि पैसे लगाओगे, ट्राइबल्स को खुश करोगे, तो ट्राइबल्स जो हैं वो तुम्हें हेल्प करेंगे नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए।
लैंड रिफॉर्म जो है, लैंड एलिनेशन, दैट वाज द इशू, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट वाज द इशू, मैंने बता दिया, डिस्कस कर दिया डिटेल में, सब बता दिया आपको, मनी लेंडर वाला इशू आपको डिटेल में बता दिया। लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज, हॉस्पिटल्स कुछ नहीं थे। ओके, जब आपका बाप या माँ आपके सामने तड़प तड़प के मर जाता है क्योंकि आपके गांव में हॉस्पिटल नहीं है, दिस बिल्ड्स रिजेंटमेंट एंड दैट्स व्हाई दिस मेक्स यू गो टू द नक्सल कमांडर एंड से कि मैं लड़ेगा। ओके, मैं लड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। दूसरा है एक सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच भी है, तो उसमें कभी कभार होता है कि देयर हैव बीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन आल्सो, एंड दिस ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग फॉर द फैक्ट कि जहां पर भी ट्रूप्स जाएंगे, देखो 10,000 सीआईएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले गए, ठीक है, 10,000 सीआरपीएफ वाले गए, उसमें से 9,500 बहुत अच्छे लोग हैं। ओके, अपना काम करते हैं, घर बार है उनका, बीवी बच्चे हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन 500 शैतान है। एंड दिस इज अ स्टैटिस्टिकल थिंग ना, इजरायली आर्मी, पैलेस्टीनियन आर्मी, स्वीडिश आर्मी, हर आर्मी में साइकोपैथ्स मिल जाएंगे। यस, दिस इज द थिंग, राइट। तो उन 500 के वजह से जो ट्राइबल्स हैं, दे हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। जो ब्लैक शीप्स होते हैं इन दी सीएपीएफ एंड स्टेट पुलिस, ओके, yes, they use human shield, they 100% use human shield। okay, तो बेसिकली सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच क्या है कि अब जैसे ट्राइबल है, वो यूथ है, ट्राइबल यूथ है, वो अपना काम करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, और वो अब एक एस्पिरेशनल यूथ है, लेकिन उसको पकड़ लिया और उसको टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर मार रहे हैं, बता कहां पर है तेरा कैंप, एंड ही सेइंग सर मुझे नहीं पता, आई एम अ नॉर्मल यूथ और मैं तो जा रहा था पढ़ाई करने, और मेरे एस्पिरेशंस हैं, बट नहीं, उसको पिटाई कर रहे हैं और उसको उसका कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है। और जैसे ही वो कस्टोडियल टॉर्चर से छूटा, वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है डायरेक्ट नक्सल्स के पास, तो जो नक्सलाइट है भी नहीं, उसको इतना मार पिटाई, उसको इतना वायलेंस उसके साथ कर रहे हैं, दैट एक सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच, दिस इज द सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच। और उसके वजह से पीपल हु डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द नक्सल मूवमेंट, दे आर आल्सो ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स दिस नक्सल मूवमेंट। ओके, सो दिस इज द इशू। ओके, सो चलो आज यहां पर खत्म करते। tomorrow I think we can talk about the decline and the measures that the government has adopted। समाधान पार्ट वाला कौन सा क्या करूं बताओ। आई वॉज जस्ट सेइंग कि सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच, जिसमें मैं बोल रहा था कि सिक्योरिटी जो है वो हैवी हैंडेडनेस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, जहां पर कुछ डार्क शीप्स होते हैं, ब्लैक शीप्स होते हैं, हु बेसिकली इन्फ्लिक्ट, आर सैडिस्ट्स, आर साइकोपैथ्स, आर सोशियोपैथ्स, एंड दे इन्फ्लिक्ट अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन दी साइकी। ओके, कस्टोडियल टॉर्चर कर देना, इस टाइप की चीजें। ऑल राइट, ओके, एनएचआरसी नहीं भाई, वो सब ज्यादा इसमें एनएचआरसी एक्टिव नहीं है।